नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। अमेठी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है। रायबरेली में मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के पूर्व हैं बघेल साहब, उनको बनाया गया है। ये दोनों सीट वो सीट है जहां पर पूरे देश की नजर रहती है। और क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैसे भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, इन दिनों विवादों में भी रहने लगे हैं, तो अमेठी में उनके जाने से बतौर ऑब्जर्वर अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है? क्या वहां पर स्मृति ईरानी का जो जबरदस्त प्रचार प्रसार का शोर है इस वक्त, उसमें अमेठी पहुंचकर अशोक गहलोत कुछ चुनौती दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी को कुछ मजबूत कर पाएंगे? राजनीति के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत, वहां पर कौन सा करिश्मा दिखा पाएंगे? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमान के साथ करेंगे। यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, शैलेश कौशिक जी बीजेपी से, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से और हेमंत पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरोही से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यशवर्धन सिंह जी आपसे करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी के कंधे पर डाली है। पूरे देश पर जिस सीट की नजरें हैं, पहले तो ये था कि वहां से कौन चुनाव लड़ता है, अब आपने उस शख्स को चुनावी मैदान में उतारा है जो अब तक उस चुनाव को लड़ाने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी। किशोरी जी सोनिया गांधी का चुनाव लड़ाते थे वो, अब राहुल गांधी, उसके बाद गांधी परिवार, उसके बाद रायबरेली में गांधी परिवार, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी के साथ अब इस बार गांधी परिवार से वीआईपी सीट पर इस पर कोई नहीं है। इस पर किशोरी शर्मा जी बहुत कुछ स्मृति ईरानी के सामने वाकई में कुछ कर पाएंगे? यशवर्धन सिंह जी जी बिल्कुल। किशोरी जी शर्मा उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते हैं, एक एक वार्ड, एक एक ब्लॉक को जानते हैं। बहुत लंबे समय से वो चुनाव मैनेज करते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सारी चीजें जब भी उस लोकसभा क्षेत्र की संभालनी होती थी तो पीछे से किशोरी जी संभालते थे, इसलिए वो बिल्कुल लोकसभा क्षेत्र बहुत सुरक्षित हाथों में कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आप देखिएगा कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन किशोरी जी शर्मा बहुत बड़े मार्जिन से विजयी होंगे। जी शैलेश कौशिक जी, कितनी चुनौती आप पाते हैं स्मृति ईरानी के सामने? अशोक गहलोत जी के आ जाने से वहां के ऑब्जर्वर बनकर हर एक बूथ पर एक तरह से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब अशोक जी के कंधों पर आ गई है। राजस्थान में भी आपने देखा है कांटे का मुकाबला, टक्कर आपको जबरदस्त दी है तीसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत जी ने। लोकसभा में भी राजस्थान में आपकी स्थिति टाइट हुई है। आप हैट्रिक जो 25 की 25 को बनाने की कोशिशों में जुटे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो अमेठी में अशोक जी के जाने से कितनी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए मीना जी, अशोक जी जाए चाहे और कोई आए, अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो पिछले 5 सालों में या कहें 10 सालों में, 2014 में जब स्मृति ईरानी हारी थी, हारने के बाद जो सतत जीवंत संपर्क उन्होंने वहां की जनता के साथ बनाए रखा और जीतने के बाद 2019 में जो विकास के आयाम स्थापित किए, यही कारण है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और गांधी परिवार उस सीट को छोड़कर भागा। अपने गांधी परिवार एक ऐसी सुरक्षित सीट को तलाश कर रहा था, इसलिए वो रायबरेली की ओर भागे। और जो स्मृति ईरानी जैसे एक मजबूत फेस के सामने पहले हार चुके हैं और इस बार लड़ने से पहले ही उन्होंने इस सीट पर अपनी हार स्वीकार की है। तो चाहे अशोक गहलोत जाए, जादूगर कहे जाते हैं, चाहे कोई और जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जनता में काम स्मृति ईरानी ने स्थानीय स्तर पर किया है, जो यूपी की सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने यूपी में काम किए हैं, निश्चित रूप से स्मृति ईरानी पिछली बार जो 55,000 से जीती थी उससे अधिक मतों से इस बार जीतेंगी। क्योंकि और जहां तक अशोक गहलोत की बात है, तो उनका जादू तो राजस्थान में लोकसभा में भी गया और विधानसभा में भी गया। वो पूरे चुनाव में अगर इतने बड़े जादूगर थे तो एक अपने बेटे की सीट को छोड़कर कहीं और सीट पर प्रॉपर समय नहीं दे पाए। अब तो केवल वो अपनी फेस वॉशिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में उनका लगातार
केंद्रीय नेतृत्व से विरोध चलता रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना पर्यवेक्षक, उसके बाद की घटनाक्रम, तो फेस वॉशिंग का प्रयास है उनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां पर किसी के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे किसी के लिए, कोई जगह नहीं है। और जगह होती तो निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रयास करते। एक सुरक्षित सीट पर इसीलिए गए हैं, वहां से छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी। जी, मानस श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ साथी लखनऊ से, और इस वक्त वो अमेठी में है। न्यूज 24 के पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मानस श्रीवास्तव जी, अमेठी में देख रहे हैं आपकी जो शैलेश कौशिक जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली, अब आप किसी को भी भेजो। गांधी परिवार ने वहां से जिस तरह से अपने आप को पीछे किया है अमेठी से, उसका सीधा सीधा असर प्लस के रूप में, इजाफा के रूप में स्मृति ईरानी के खाते में जाता है। जी देखिए, ये सियासी दलों का या किसी व्यक्ति का अपना कोई विश्लेषण हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं किया जाना चाहिए कि गोपाल शर्मा को उम्मीदवार अमेठी से बना गया है। दरअसल वो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। चुनाव में हार जीत के मायने अलग है, कोई हारता है कोई जीतता है। एक पत्रकार के तौर पे हम लोग को तटस्थ तौर पर चीजों को देखना चाहिए। अब अगर किशोरी लाल की बात की जाए, किशोरी लाल शर्मा की, तो राजीव गांधी के समय से वो अमेठी और रायबरेली 2 संसदीय क्षेत्रों की कमान संभालते रहे, और खास तौर से जब से सोनिया गांधी यहाँ पर अमेठी से पहले चुनाव लड़ी 99 में, उसके बाद फिर वो रायबरेली शिफ्ट हुई 2004 से, राहुल गांधी अमेठी में आ गए। इन दोनों ही उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार की पूरी कमान किशोरी लाल शर्मा के हाथ में थी। अमेठी की बात करें, 1900 से ज्यादा बूथ, और हर बूथ पर अगर उनसे पूछा जाए कि इस बूथ पर कौन व्यक्ति है, तो वो नाम बताने में सक्षम है। तो इसलिए ये कह देना कि बिल्कुल ही वो ऐसे उम्मीदवार है जिनकी कोई टक्कर नहीं, तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। किशोरी लाल शर्मा, ये बात सही है कि राहुल गांधी की डिमांड थी अमेठी से बहुत ज्यादा, लेकिन वो रायबरेली शिफ्ट हुए। लेकिन जब आप जमीनी तौर पर जब आप देखते हैं चीजों को, तो आपको वास्तविकता से आपका सामना होता है। तो वास्तविकता ये है कि जितना समर्थन उनको यहाँ था, उससे ज्यादा समर्थन रायबरेली से भी उनको मिला। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि रायबरेली के लोग ये चाहते थे कि गांधी फैमिली से उनका रिश्ता ना टूटने पाए, क्योंकि रायबरेली एक बड़ा छोटा सा जिला है और गांधी परिवार से उस जिले की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। तो ऐसे में वो चाहते थे कि वहां के लोग की गांधी फैमिली से कोई उतरे, ताकि वो रिश्ता बना रहे। तो राहुल गांधी को वहां पर उतारा गया। अब एक बात ये होगी कि वो एक सेफ सीट है, राहुल गांधी को वहां बहुत प्रचार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो वो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहां पार्टी को जरूरत है वहां प्रचार करेगी। अब दूसरी बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में अगर आप देखें तो पिछली बार वहां से बसपा ने मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था। उस लिहाज से देखें तो करीब 1.5 लाख वोट उन्होंने काटे थे। ये कहा गया उस समय भी कि अगर वो वोट ना कटते सलोन विधानसभा से, तो शायद राहुल गांधी ना भी हारते, 50,000 की हार थी वहां पे। अब उस 50,000 से भी आगे जाकर के कांग्रेस पार्टी को वहां पर मेहनत करनी है। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा को वहां पर उतार करके कांग्रेस पार्टी 2 तरीके से काम करना चाह रही है। एक तो वो प्रियंका गांधी को खाली अमेठी में एंगेज नहीं करना चाहती, सिर्फ रायबरेली में एंगेज नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया, देश के तमाम दूसरे हिस्सों में किया। तो इसलिए अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते, मुकाबला वहां पर सख्त होता, तो उनको बहुत समय देना पड़ता, तो बेवजह दूसरी सीटों पर उसका नुकसान होता। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि किशोरी लाल शर्मा से ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति कोई नहीं था कांग्रेस के पास, और किशोरी लाल शर्मा से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति भी नहीं था। एक व्यक्ति जो 3 दशक से ज्यादा रायबरेली और अमेठी 2 सीटों का बूथ मैनेजमेंट देख रहा है, वहां का चुनाव का पूरा प्रबंधन देख रहा है, जिसको अमेठी और रायबरेली की हर सीट, हर गांव, हर गली, हर बूथ, और उस बूथ पे कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके क्या क्या नाम है। तो जिस व्यक्ति को इतना अनुभव हो, तो निश्चित तौर पर जब वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोगों के लिए वो चुनाव प्रबंधन करके उनको चुनाव जितवाते रहे, तो निश्चित तौर पर जब वो खुद चुनाव मैदान में है, तो जाहिर सी बात है एक ज्यादा मेहनत करता है आदमी, और अपने खुद के लिए, और एक प्रतिष्ठा की भी बात है। शायद यही वजह भी है कि प्रियंका गांधी को भी लगता है कि वो किशोरी लाल शर्मा वहां पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी वहां पर, तो उसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि चुनाव में हार जीत एक अलग विषय है। गांधी परिवार की वो सीट रही है, निश्चित तौर पर वहां से बेदखल करके एक बड़ा झटका तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसमें
कोई शक नहीं है। उसके पीछे स्मृति ईरानी की बड़ी मेहनत है। 2014 का चुनाव हारने के बाद भी जब स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री बनी तो वो लगातार अमेठी से उन्होंने रिश्ता बनाए रखा और कमोवेश वो रिश्ता अभी तक कायम है। उन्होंने बहुत कम ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अपना घर बनाया। उन्होंने अमेठी में अपना घर बनाया, बाकायदा गृह प्रवेश किया। तो एक कनेक्ट स्थापित करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ये कहना कि किशोरीलाल शर्मा से कोई मुकाबला ही नहीं है, किशोरीलाल शर्मा कहीं टिक नहीं पाएंगे, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मुकाबला है, दिलचस्प है और देखना होगा कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन किशोरीलाल शर्मा को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि चुनाव का मतलब ही तभी है मानस श्रीवास्तव जी जब चुनाव दिलचस्प हो, और अमेठी का चुनाव अगर दिलचस्प है गांधी परिवार के बिना भी तो वो वाकई में काफी पूरे देश के लिए चर्चा का विषय है। राजीव जैन जी, मानस श्रीवास्तव जी जैसे बता रहे हैं पहले से ही चुनाव दिलचस्प है, उसके बाद अशोक गहलोत वहां पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो उनके गुजरात में जाकर भी प्रभारी के रूप में अशोक गहलोत ने काफी कुछ उनकी नींद उड़ाई है। अब अमेठी में जाकर बीजेपी की नींद उड़ाने में अशोक गहलोत अपनी कितनी भूमिका निभाएंगे? देखिए मीना जी, जहां तक अशोक गहलोत की बात है तो उनकी संगठन क्षमता जो है वो बड़ी बेजोड़ है। अभी आप गुजरात हुए तो को काफी पसीने ला दिए थे, तो अशोक की जो संगठन है तो उसको नहीं है। उस वक्त देश भर में मौजूदा में कांग्रेस के नेता है, उसमें संगठन के लिहाज से, संगठन को चुनावी लिहाज से दुरुस्त रखने में, एक्टिव रखने में कार्यकर्ताओं को, तो उसमें अशोक गहलोत सबसे सक्षम नेता के तौर पर मैं देखता हूँ और उनको अमेठी की जिम्मेदारी दी। अभी जैसे कि श्रीवास्तव जी आपके बता रहे थे, अमेठी में ऐसा कुछ नहीं है कि मुकाबला बहुत कमजोर हो या वो, ये बात सही है कि कांग्रेस ने अपने अमेठी और रायबरेली को लेकर सर्वे कराए थे, तो उस सर्वे में सिर्फ एक चीज आई थी उभर कर कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इन सीटों से चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता सिर्फ गांधी परिवार को चाहते हैं। लेकिन किशोरीलाल शर्मा को रणनीति के तहत टिकट दिया क्योंकि 40 साल से वो वहाँ बड़ा काम कर रहे हैं, वहां से सब कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। तो चुनाव का प्रबंधन एक अलग है और एक चुनाव लड़ना अलग बात है। जब उम्मीदवार के तौर पर कोई नेता लड़ता है, उससे पहले वो प्रबंधन करता रहा हो, अब उसका सारा फोकस उम्मीदवार का अपने प्रचार पे रहेगा, प्रबंधन तो किसी दूसरे को करना पड़ेगा। तो प्रबंधन के लिहाज से सबसे सक्षम नेता का चयन कांग्रेस ने किया अमेठी के लिए, ये मेरा मानना है कि अशोक गहलोत इस मामले में बड़े मतलब उस तरीके के नेता हैं कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ता को बड़ा एक्टिव रख लेते हैं और वो उसका फायदा शायद इसको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी चीज भी है मीना जी, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी वो पुरानी वाली बीजेपी है, ये नई बीजेपी है। 10 साल पुरानी वाली जो स्मृति ईरानी वहां की उम्मीदवार है, उन्होंने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हरा दिया, जबकि लगाव वहां की जनता का गांधी परिवार के प्रति बहुत ज्यादा है। वो राहुल गांधी भी वहां का चुनाव हार चुके, प्रबंधन कर ही रहे थे किशोरीलाल जी। तो जिस तरीके का प्रबंधन रहा होगा, चलो एक माहौल रहता है, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। अब वहां अशोक गहलोत उस लगाव को, जो पिछला अंतर था, उसको किस तरीके से पाटते हैं और किस रूप में अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखते हैं, या क्या उस तरीके का एक माहौल बना लेते हैं कि किशोरीलाल भी गांधी परिवार के सदस्य ही माने जाएं। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि चुनावों में जहाँ लगाव होता है व्यक्तिगत किसी क्षेत्र में कहीं का होता है, जैसे अमेठी रायबरेली का है, तो लोगों का लगाव बहुत ज्यादा गांधी परिवार के प्रति है। उनकी इच्छा थी गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, वो नहीं हुआ, राहुल गांधी के जाना। अब भाजपा प्रचार में, और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि अब भाजपा पुरानी भाजपा तो है नहीं, अब बड़ी मजबूत पार्टी हो गई। वो भी स्मृति ईरानी भी बहुत कद्दावर नेता है पार्टी की, पिछला 2-3 चुनाव लड़ चुकी, 2 बार से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और ग्लैमरस है, मतलब जो भी चीजें होनी चाहिए एक उम्मीदवार के लिए वो सब उनके साथ फिट बैठती है। और राहुल गांधी का नहीं लड़ना, इसको मुद्दा बनाएगी पार्टी। तो इन सब चीजों को किस तरीके से बैलेंस होगा, तो ये जो वह प्रबंधन करेगा, उम्मीदवार तो नहीं कर सकता। उम्मीदवार तो अपना प्रचार और चुनाव लड़ने में या कैंपेन करने में उस ढंग से ही उसका समय जाएगा।
बाकी जो प्रबंधन वाली चीज है, जो अब तक किशोरी लाल बात देख रहे थे, अभी श्रीवास्तव जी जैसे बता रहे थे, वो बड़ा अच्छा प्रबंधन करते, निश्चित तौर पे करते होंगे। गांधी परिवार का तो अपना एक चेहरा ही था, इस वजह से वहाँ प्रबंधन भी अच्छा हो जाता होगा। लेकिन अब वो खुद प्रबंधन करने वाले चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका प्रबंधन कौन करेगा? तो उस लिहाज से देखा जाए तो गहलोत ही सक्षम, पूरे देश भर में कांग्रेस के जो नेता है उसमें अशोक गहलोत ही सक्षम है। अब ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा कि किस तरीके का क्या माहौल था। तो बड़े प्रबंधक को भेजा गया है, बड़े प्रबंधक अशोक गहलोत जी। संगीता शर्मा जी, बड़े प्रबंधक अशोक गहलोत जी 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा में, खास करके 2019 में अपने बेटे का प्रबंधन नहीं कर पाए थे, वो भी अपने गृह जिले में, जोधपुर में। ऐसे में वो रायबरेली पहुंचकर किशोरी जी का प्रबंधन कर पाएंगे? दोनों बातों, क्योंकि जब चर्चा होगी कि भाई प्रबंधन करने कौन आया है, तो सवाल ये भी उठेगा कि पिछले चुनाव में इस वक्त कम से कम जालोर सिरोही में आज की स्थिति में भी अशोक गहलोत जी इतने अच्छे प्रबंधक के रूप में खुलकर नहीं आए हैं कि ये कहा रहा हो पूरा राजस्थान या देश या लोग कि जालोर सिरोही की सीट वन वे कांग्रेस निकाल रही है। ऐसा नहीं कह रहे। चर्चा ये है कि टाइट है दोनों तरफ। वैभव गहलोत भी निकाल सकते हैं और लुम्बाराम जी भी निकाल सकते हैं। वो शख्स जिसकी मुख्यमंत्री पूर्व जो है अशोक गहलोत जी, उनके सामने कोई तुलना, कोई मैच नहीं हो सकता। उसके बाद भी चुनाव वन साइडेड नहीं है। ऐसे में ये सारी बातें कितना मैटर करेंगे संगीता जी? मीना जी, ऐसा है कई राजनीति में कई ये जरूरी नहीं होता है कि नेता बहुत अच्छे, जैसे अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए। जैसे कि पिछली बार तो बिल्कुल एक तरफा ही पूरे देश में माहौल चल रहा था, मोदी लैंड चल रही थी, तो उसमें वो एक कारण ये भी था। और दूसरी बात थी भीतर का जो एक ये होता है कि वो कार्यकर्ता या जो लोग दूसरे जो नेता है वो उनको वैभव गहलोत को नहीं उतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। यानी जो भीतरघात स्थिति जो रहती है उसका मेरा मानना है कि मोदी लहर और भीतरघात की वजह से वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हारे। अभी भी जैसे तो अभी जालोर सिरोही में उन्होंने पूरी ताकत लगाई है गहलोत साहब ने, मगर अभी भी टक्कर की जाती है, एक तरफा माहौल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वैभव गहलोत जीत रहे हैं, वो स्थिति नहीं है। मगर जहाँ बात है, और सबसे बड़ी बात है कि वैभव गहलोत की तुलना अपन किशोरी लाल जी से जैसा कि अपन अमेठी में करें, तो वैभव गहलोत राजनीति में इतने पुराने नहीं है। किशोरी लाल जी कई सालों से गांधी परिवार के चुनावों को प्रबंधन कर रहे थे, जैसा कि आपने राजीव जी ने सबने बताया कि कई बसों से कर रहे हैं, तो वो वहां पर एक जाना पहचाना चेहरा है। उनको लेकर एक कार्यकर्ताओं में या जो एक भीतरघात वाली स्थिति नहीं है, और एक जो है कि वहां गांधी परिवार के प्रति लोगों में एक है, माहौल है, लोगों में उनका स्नेह है। और परंपरागत 1977 से वहां जो पहले संजय गांधी चुनाव लड़े, फिर वो हार गए थे, फिर जीते, राजीव गांधी वहां पर रहे, इस तरह कंटिन्यू गांधी परिवार वहां से रहे, सोनिया गांधी भी वहां पर चुनाव जीती है। तो इस तरह से वो एक गढ़ माना जाता है। जोधपुर की तुलना उनसे कर तो अमेठी हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में 2019 में वो भी स्थितियां रही, वो जीत गई, स्मृति ईरानी जीत गई। मगर जो प्रबंधन की बात करें उसको लेकर, तो भले अभी अपन पिछले चुनाव में अपन जो राजस्थान की बात करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जो गहलोत मुख्यमंत्री को लेकर कोई लोगों में नाराजगी नहीं थी, उनको लेकर नहीं थी। मगर मंत्रियों को लेकर जो नाराजगी थी, आपके एक जो माहौल था, टिकटों का गलत बंटवारा हुआ, तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी एक माना जा रहा था कि बिल्कुल सिमट जाएगी, वैसी स्थिति नहीं थी। अभी जैसे लोकसभा चुनाव की अपन राजस्थान की बात करें, तो अभी जो स्थितियां, यानी अब बीजेपी के नेता तक, अमित शाह जी ने भी कबूल कर लिया कि हमारी 25 सीटें नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी है एक भले एक आरोप लगता रहे उन पर अशोक गहलोत के, वो अपने बेटे के लिए थी। मगर मुझे जहां तक पता है वो सब जगह पूरे राजस्थान में घूम रहे थे
और बाकायदा उन्होंने जो वो मेहनत की है उन्होंने राजस्थान में, तो शायद कुछ सीटें या गठबंधन, जो गठबंधन की भी बात करें तो चाहे इससे बीएपी से या हनुमान बेनीवाल से, तो गहलोत साहब ने एफर्ट लगाए और उसकी वजह से शायद कुछ सीटें आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि गहलोत वहां पर, किशोरी लाल जी तो है अच्छे, जैसे कि श्रीवास्तव जी जो वहाँ की जानते हैं अमेठी से, उन्होंने जैसा बताया कि वहाँ स्थिति कमजोर नहीं है किशोरी लाल जी, और ये उनके साथ में यदि अशोक गहलोत का जो प्रबंधन रहेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है वहां पर। जी जी जी। और हेमंत पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े, आप सिरोही से हैं और जालोर सिरोही, जालोर सिरोही में, जी राधे राधे हेमंत जी, जालोर सिरोही में अशोक गहलोत जी का प्रबंधन कैसा रहा हेमंत जी? इस चुनाव के नतीजे जब भी आएंगे, नतीजा किसी भी तरफ आए, लेकिन जितनी चर्चाएं हैं कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष, बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष, सबको अशोक गहलोत जी ने अपनी तरफ कर लिया था। यहाँ तक कि देवाराम मोटासी जी भी वहां पर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये नजर आ रहा था कि वो भी साइलेंट होकर एक तरह से अशोक जी के साथ थे। बस कांग्रेस की जो भीतर की गुटबाजी है उससे पार नहीं पा पाए, और इसलिए ये सीट वन साइड अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को निकालती नजर नहीं आ रही। पहले तो आप सभी को राधे राधे। चुनाव प्रबंधन पैसों के माध्यम से बहुत ही शानदार रहा। अशोक जी को 25 सीटों के बदले 1 सीट की ज्यादा चिंता रही अपने बेटे की, और अशोक जी गहलोत का पूरा परिवार जालोर सिरोही में लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाने कहीं ठीक नहीं है कि अध्यक्ष नहीं रहे, वो नहीं रहे, ये नहीं रहे। संगठन अपना काम करता रहा, पर कहीं ना कहीं जो संगठन जिस विधानसभा में जिस रूप से काम किया था, वो रूप इस बार देखने को नहीं मिला। मोटाराम जी देवासी के हार्ट का कोई ऑपरेशन हो रखा था, डॉक्टर ने 7 दिन का कहा, तो उन्होंने 2 महीने की छुट्टी ले ली। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्होंने तय कर लिया था कि नुमा राम जी को वोट करना है। पर संगठन की तरफ से मीटिंग कॉल नहीं होना, वाहन रैलियों का आयोजन नहीं होना, बूथ लेवल पे काम नहीं करना, शक्ति केंद्र पे काम नहीं करना, ये सारे आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। जो मीडिया ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के मूल जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी असफल रहे। लोगों तक अपनी जानकारियां और योजना है उनको भी जनता तक ले जाने में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो सुरेश कोठारी है वो नाकाम रहे। जी, तो आप मुद्दा यहाँ पे एक ही था, रेल। जी, तो अशोक गहलोत जी का प्रबंधन कुल मिला के उनको बेटे के पक्ष में रहा, और बीजेपी का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं रहा जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में। अशोक गहलोत जी का पर्सनली प्रबंधन ठीक रहा होगा, पर जैसे कि जालोर के अंदर पुगरा जी पारासर, समरजीत सिंह जी, और यहाँ पर सिरोही में संयम जी लोढ़ा, कार्यकर्ता के ऊपर लोगों ने कहा कि पैसा खूब हुआ, पैसा खूब खर्च हुआ, पर पैसा कतई खर्च नहीं हुआ, क्योंकि न तो कार्यकर्ता पारासर के पास पैसे मांगने की हिम्मत रखता है, न संयम जी लोढ़ा के पास में पैसे मांगने की हिम्मत रखता है, न समरजीत सिंह जी के पास में पैसे मांगने की हिम्मत रखता है। कार्यकर्ताओं को मूलभूत जो प्रचार के लिए या प्रचार के लिए जो सामग्रियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और सिरोही में तो शून्य रहे। सिरोही में प्रचार करने में खूब सारी कमियां रही, और लुम्बा राम जी के लिए लोगों ने तय कर रखा था। लुम्बा राम जी का प्रचार भी संगठन की तरफ से शून्य रहा, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी शून्य रहा। लुम्बा राम जी चौधरी की जो पर्सनल टीम थी वो भागदौड़ कर रही थी, पर संगठन अपनी तरफ से जो योजना बननी चाहिए थी वो संगठन यहाँ योजनाओं में नाकाम रहा। जी, शैलेश कौशिक जी के पास जाएंगे इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि भाई क्यों ऐसी स्थिति रही वहां पर। लेकिन यशवर्धन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। पुखराज जी,
संयम लोढ़ा और समरजीत सिंह, ये जितने भी नाम लिए हैं, ये सब नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हैं कि वैभव गहलोत वहां पर अपनी जमीन मजबूत करें, और इसीलिए कार्यकर्ताओं तक चाहे प्रबंधन किसी भी तरह का हो सफल नहीं हो पाया। ये एक कड़वी सच्चाई है जालोर सिरोही की। ऐसे में यशवर्धन जी, अशोक गहलोत जी को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाए जाने से पार्टी के भीतर क्या संदेश है? वो मजबूत हुए हैं, वो आलाकमान के नजदीक हैं, या उन्हें एक सीट तक सीमित कर दिया गया है? मीना जी, पहले तो जो आपने कहा समरजीत सिंह जी, पुखराज जी के लिए, मैं इस बात को नहीं मानता। ये हो सकता है आप, मुझे नहीं मालूम आपके क्या सोर्स है, बाकी वो लोग पूरी मजबूती से, मैं भी वहाँ 3-4 दिन रहा। यशवर्धन जी, इस कार्यक्रम में आप आते हैं और आपके साथी लोग भी आते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम जो कहा जाता है यहाँ लोगों के द्वारा वही आपको सुनाते हैं, ताकि आपको मालूम रहे कि दरअसल जो आप सोच रहे हैं और जो जमीन पे हो रहा है उसका फर्क क्या है, उससे आप लोग कैसे मिटाएं। हम यहाँ पर अपनी बात और ओपिनियन कहने के लिए नहीं बैठते हैं, प्लीज आप अपने आप को करेक्ट करें। जी मीना जी, मुझे नहीं मालूम ये मन की बात कैसे आप पकड़ पाते हैं। बाकी ग्राउंड पे जो हमने देखा उसमें सभी कार्यकर्ता, चाहे समरजीत सिंह जी हो, पुखराज जी हो, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात एकजुट किए हुए थे। और जो गहलोत साहब के बारे में जो बात है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त भारत में जितने राजनेता हैं उसमें शायद मेरे ख्याल से टॉप 5 में आदरणीय गहलोत साहब आते हैं। जितना उनके पास एक्सपीरियंस है, जितने वो पदों पर रहे हैं, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनके पास किसी भी तरह के अनुभव की कोई कमी नहीं है। और जहां तक गांधी परिवार की नजदीकी की बात है, तो वो एक एसेट है पार्टी के लिए। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके कद में तो कभी भी कोई कमी नहीं रही, और वो पार्टी के लिए एसेट है। और वो इतने मजबूत है कि पूरे भारत में जब ऑपरेशन लोटस चल रहा था, अनैतिक तरीके से राज्य की सरकारें गिराई जा रही थी, तो वो मजबूती से डटे रहे, उस सरकार को बचाया, राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। इसलिए उनके अनुभव पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। और वो जब गुजरात में पिछली बार भेजे गए तो उन्होंने गुजरात में भाजपा को 100 सीटें नहीं आने दी, 99 सीटों पर रोक दिया। इसलिए वो अगर अमेठी भेजे गए तो बहुत सोच समझ कर भेजे गए हैं, और उनका जो प्रबंधन शैली है, जिस तरीके से वो संगठन करता है, कुशल संगठन करता है, उसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। और आप 4 जून को देखिएगा, ये जो फैसला गहलोत साहब को वहां भेजने का किया गया है, उसके कारण भी किशोरी लाल जी को जो जीत मिलेगी, उसमें एक बड़ा कारण आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी हो। जी हेमंत जी, यूं है, यशवर्धन जी की बातें स्वीकार है। राजस्थान के गांधी अगर कोई कहे जाते हैं तो वो अशोक जी गहलोत हैं। पर ये बात भी सच्चाई है कि जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो वो अपने पूरा खेमा लेके, पूरे विधायक लेके एक 7 स्टार होटल में विराजे हुए थे। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मोह नहीं था, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह था। उनका बेटा जब जोधपुर चुनाव, गजेंद्र सिंह जी चुनाव के उनके सामने हारने के बाद भी उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाने में भी उनके पसीने छूट गए। सीपी जोशी अगर नहीं होते तो भी नहीं बनते वो। और आज गहलोत परिवार की मैं कहता हूँ अस्मिता दांव पे लगी हुई है जालोर सिरोही के अंदर। आज वो विकास के वादे करते हैं, आज भीनमाल को डेवलप करने की बात करते हैं, आज सांचौर को डेवलप करने की बात करते हैं, आज सिरोही को पानी देने की बात करते हैं, आज आवर को पानी देने की बात करते हैं। पर जब 3 बार जो मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जब वे उन्हीं मुद्दों पे आज भी बात करते, वो अगर व्यवस्था सारी पहले कर देते तो आज मैं समझता था कि वैभव जी गहलोत की एक तरफा जीत होती। पर मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने काम नहीं किया, ऐसा कोई उनको काम नहीं था, ऐसी स्थिति नहीं होती। क्या परेशानी रही, क्यों आज अशोक गहलोत को अपने बेटे की सीट निकालने में इतनी ताकत लगाने के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी नजर खुद को नहीं आ रही है उनको। शैलेश कौशिक जी, सवाल मीना जी, मीना जी, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो नाम आपको बताए हैं, संयम जी लोढ़ा,
पुखराज जी पारासर, एक लाल डायरी और हमारे यहाँ जालोर सिरोही में बहुत चर्चित रही, उन्होंने भी जम के खूब प्रचार किया। पर इन लोगों के सामने साधारण कार्यकर्ता के बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता वो कार्यकर्ता की उसको चाहिए क्या। ये न तो संसाधन उनको दे पाए, न उनको सुन पाए, न उनकी व्यथा सुन पाए। और अगर वैभव जी गहलोत हारते हैं तो उसका मेन कारण पुखराज जी पारासर, समरजीत सिंह जी, नो डाउट देवासी ने खूब अच्छी मेहनत की। पर रेबारी वोट जो मूलतया है जालोर शिवगंज विधानसभा छोड़ के, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। यहाँ पे मानी समाज के वोट बैंक में अगर छेदमारी होती है तो यहाँ विष्णोई समाज है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है, यहाँ पे ब्राह्मण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है, और ऐसे चौधरी समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब बारी की बात, जब यहाँ स्थानीय और बारी का मुद्दा जो चला है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला है। हर्षवर्धन जी हो सकता है कि पारासर जी के नजदीक हो और इनको बखान करना इनकी मजबूरी हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लुम्बाराम चौधरी है, जो आम कार्यकर्ता है, एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं न तो कांग्रेस की पैरवी करता हूँ, न भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करता हूँ, मैं स्थानीय मुद्दे पे पैरवी करता हूँ। और स्थानीय मुद्दे पे लुम्बाराम जी चौधरी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है और जनता ने तय कर दिया, जालोर सिरोही की जनता ने तय कर दिया कि इस बार हमें सामान्य परिवार का कार्यकर्ता चाहिए। इसीलिए लुम्बाराम जी, मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लुम्बाराम जी करीबन 2 से 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जी, ये देखना होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन हाँ, आकलन जरूर ये बता रहे हैं कि ये मैच फिक्स मैच जैसा नहीं है। यहाँ पर एक तरफा मैच नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला है और लगातार कांटे का मुकाबला बना रहा। हमारे दर्शक हैं एम ए खान, उनका कहना है न डॉली न पाल की, जय किशोरी लाल की, मतलब वो किशोरी लाल के समर्थक हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन शैलेश कौशिक जी, सवाल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री आए और उनके सामने उनको चुनौती दी, सत्ता में रहते हुए, एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छी की, खराब नहीं की। वैसे ही लोकसभा में भी कांग्रेस इस वक्त, हालांकि लोकसभा का चेहरा अशोक गहलोत नहीं थे, विधानसभा में चेहरा भी अशोक गहलोत थे, प्रधानमंत्री के सामने अशोक गहलोत का चेहरा था, लेकिन लोकसभा में चेहरा अशोक गहलोत का नहीं था। वो अपने बेटे की सीट और कुछ और 1-2 सीट तक सीमित रहे, पूरे प्रदेश का चेहरा अशोक गहलोत नहीं बन पाए। कांग्रेस ने किसी को भी इस लोकसभा में एक चेहरे के रूप में स्थापित ही नहीं किया। लेकिन गुजरात में जिस तरह अशोक गहलोत का अनुभव है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह उनकी पहचान है, जो उनके मैनेजमेंट के गुर हैं और जो राजनीति के जादूगर वो जाने जाते हैं, आप मानते हैं शैलेश कौशिक जी कि जिस तरह आपके यहाँ पर आपने जालोर सिरोही से सुना कि वहां पर भी बीजेपी के कैडर को भी अशोक गहलोत अपने साथ लेने में कामयाब हुए, अमेठी में भी वो ऐसा प्रयास जरूर करेंगे? देखिए, जैसे कि इस जो डिबेट चल रही है इसमें इन सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं अंतर्निहित हैं। जहां तक अपन कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने ये किया, अशोक गहलोत जी को तो खुद कांग्रेस अपना चेहरा नहीं मानती। अगर अशोक गहलोत जी को कांग्रेस चेहरा मानती तो इन चुनावों में आप देखिए क्या स्थिति है कि एक सीट पर सीमित करके, चाहे तो वो स्वयं जालोर सिरोही की एक सीट पर सीमित हो गए और तमाम, जैसे कि अभी वहां के पत्रकार बता रहे थे पुरोहित जी, कि तमाम तरीके के उन्होंने हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी आज स्थिति यह है कि वैभव गहलोत जोधपुर छोड़कर जालोर भागे और जालोर से भी उनकी स्थिति सबको मालूम है कि क्या उनके साथ परिणाम रहने वाला है। दूसरी बात, अगर अशोक गहलोत इतने ही प्रबंधन में माहिर होते तो जिस जोधपुर की गृह सीट से वो 5 बार सांसद रहे थे मीना जी, वो लगातार पिछले 3 चुनाव उस सीट से कांग्रेस हार रही है। 2014 हारे, 2019 हारे और 2024 भी हारेंगे। जिस तरीके से उनके, और अगर इतने ही वो अपने आप को सहज महसूस करते तो अपने बेटे को लेके, वही स्थिति जो राहुल गांधी की है कि जो अमेठी से भागे रायबरेली सुरक्षित सीट की तलाश में, वही स्थिति अशोक गहलोत की है।
वो भी सीधे अपने बेटे को जोधपुर से लेकर सिरोही भागे। लेकिन परिणाम दोनों जगह स्थिति वही होगी, क्योंकि आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी वायनाड में अपने आप को सुरक्षित, जिस तरीके से चुनाव हुआ है वहां सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अमेठी जैसी सीट को, जिस पर सर 1980 से उनका लगातार कब्जा है, वो आशंकित थे, गांधी परिवार आशंकित था, इसीलिए उन्होंने उस सीट को छोड़कर रायबरेली ज्यादा समझा, उचित समझा। लेकिन जिस तरीके से यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने काम किए हैं, जिस तरीके से आज यूपी में लगातार देश में काम हो रहे हैं, मोदी और योगी की जोड़ी ने जिस तरीके से यूपी में नए आयाम स्थापित किए हैं, आप देखिएगा चाहे रायबरेली हो और चाहे अमेठी हो, बीजेपी 2 सीटों पर रह गई थी कांग्रेस, उसमें से एक भी चली गई और इस बार वो दूसरी भी चली जाएगी। यही असहजता, यही असुरक्षा की भावना थी कि सोनिया गांधी को भी रास्ता बजाना पड़ा, क्योंकि वो भी आशंकित थी। तो प्रबंधन चाहे राहुल गांधी का हो चाहे अशोक गहलोत का हो, आप इसके परिणाम देखिएगा। और आप खुद ने कहा था कि अशोक गहलोत जैसे आदमी को अगर इतना ही बेहतर प्रबंधन होता तो अभी तो चुनाव के 5 फेज बचे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका उपयोग पूरे देश में करती, इसमें यूपी में सीट तक उनको सीमित कर दिया। तो इसीलिए उनके प्रबंधन को सब जानते हैं, प्रबंधन के परिणाम सब जानते हैं। आप ये कहना कि सब अशोक गहलोत के जाने से वहां कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी पहले, स्मृति ईरानी पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव को जीतेंगी, चाहे अशोक गहलोत जाएं, चाहे राहुल गांधी प्रचार करें, चाहे प्रियंका गांधी प्रचार करें। जी राजीव जैन जी, अशोक गहलोत जी को अपनी राजनीति में, अपने पूरे करियर में इस बात को हमेशा सुनना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने गृह जिले से वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। एक तरह से जब भी राजनीति में उनकी चर्चा होगी, राजनीति के अध्याय उनके संदर्भ में आएंगे, ये अध्याय उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जब ये अध्याय ये कहता है कि उनके घर में अपनी सरकार होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए वो अपने बेटे की सीट नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में राजीव जैन जी, जो शैलेश कौशिक जी बात कर रहे हैं, उस बात में कितनी तर्क संगतता, कितनी तार्किकता कि उन्हें एक सीट तक सीमित कर दिया गया है, इस संदेश के रूप में लेना चाहिए, या पार्टी जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी उन्हें पूरे देश के प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनका उपयोग लेना चाहिए? उनका कद पे इससे क्या असर मानते हैं आप, बढ़ा कि छोटा हुआ? देखिए, कद की तो बात नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है अशोक गहलोत सिर्फ वहाँ एक संगठनात्मक जो है पर्यवेक्षण वो करेंगे, उसके अलावा वो इधर उधर की सीटों पे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 10 दिन, अब 20 तारीख तक जो मतदान है तो 18 तारीख तक रह सकते हैं वहाँ, तो वो 18 मतलब 10-12 दिन वहाँ अमेठी में ही डेरा डाल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जाएंगे बीच में और दूसरे इलाकों में प्रचार करने जाएंगे, वहाँ आके देखते रहेंगे, वहाँ की रिपोर्ट लेते रहेंगे, वहाँ दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देते रहेंगे, मतलब जो भी एक संगठन का काम होता है वो ढंग से वो निभाएंगे, ऐसा मेरी जानकारी में। अब हो सकता है वो लगातार वही रहे, वो अलग बात है, लेकिन वो आते जाते रहेंगे, आसपास की सीटों पर भी जाएंगे, पार्टी उनका उपयोग तो करेगी कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से तो इसमें सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं अपने पैनल में बैठे हुए कि अशोक गहलोत की संगठन क्षमता तो बेजोड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कई बार जैसा भी आपने जिक्र किया कि वो जोधपुर में हार गए, तो लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर और एक तो बड़े कैनवास के उसमें देखा जाता है किस मुद्दे पे हो रहा है। अभी का जो चुनाव हो रहा है वो मोदी वर्सेज मोदी विरोधियों के बीच में हो रहा है, मोदी केंद्र में है। यदि वहां की जनता, अमेठी, रायबरेली, सब जगह की जनता मोदी को चाहती है तो फिर सारे भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे। और यदि कहीं उनके खिलाफ में माहौल रहा, मोदी के खिलाफ में, तो जितना दावा भाजपा करती आ रही है कि हम पूरी 400 सीटें जीतेंगे या राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अब कमी आएगी तो ये कोई कांग्रेस के लिए खुशी होने वाली बात नहीं है। राजस्थान में 1-2 सीटें कांग्रेस ले आती है और बीजेपी 22-23 सीटें ले आती है और ऊपर सरकार बीजेपी की बनती है, तो कांग्रेस के लिए कोई मतलब जिसको कह सकते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं कह सकते, इतनी बड़ी पार्टी का या सत्ता रही उसकी ये स्थिति, वो 1-2 सीटें आने पे भी वहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो निश्चित तौर पे अब नतीजे आएंगे वो तो 4 जून को ही सामने आएंगे। लेकिन जो अमेठी की जो अब तक जानकारी आ रही है, अमेठी में किशोरीलाल हो सकता है अच्छे उम्मीदवार साबित हो और उनका अच्छा पकड़ हो, वह कार्यकर्ताओं में तो उनकी पकड़ मानी जा सकती है कि वो सारा मैनेजमेंट वही देखा करते थे अब तक चुनावों का। लेकिन अब खुद जैसा मैं पूर्व में कहूंगा कि अब खुद उम्मीदवार होने पर
उनको किस रूप में देखेंगे? कांग्रेस के जो अंदरूनी सर्वे हैं उनमें सभी में ये था कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। उसकी जीत की संभावना वो करीब करीब मतलब सुनिश्चित जीत मानते थे कांग्रेस के सर्वे। लेकिन अब एक मूल तो गांधी परिवार के तो है नहीं, ये प्रचार में ही कहा जाएगा कि नहीं एक तरह से गांधी परिवार के ही है, तो वहां की जनता का लगाव किस रूप में रहता है? अब आप दूसरी तरफ भी देखिए, जो सामने कैंडिडेट है वे पिछले 5 साल से वहां रही है, उन्होंने अपना घर बना लिया है अमेठी में, मतलब कुछ भी हो, कुछ लोगों की भी ये सूचना है कि वहाँ अच्छा विकास भी हुआ है, वहाँ नेशनल हाईवे काफी बने हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, वो स्मृति ईरानी के दौर में हुई है, तो उनके साथ काम है, वो लोगों से घुली मिली है, लगातार वहां जाती रही है। कांग्रेस का तो ना किशोरी लाल जी का वहां जाना हुआ, ना राहुल गांधी जी का जाना हुआ, यही चीजें कमियां है। अब वो अशोक गहलोत उन कमियों को किस तरीके से पाटेंगे, ये तो नतीजा ही बताएगा, वो किस तरीके से एकजुट कर पाएंगे। अब भाजपा के पास तो कई तरीके के मुद्दे हैं, अब वो बहुसंख्यकवाद पे भी चुनाव लड़ रही है और वो अमेठी में उसी रूप में उसका प्रचार भी करेगी कि देखो राहुल गांधी वहां भाग गए, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं रही, अपना प्रॉक्सी खड़ा कर दिया। तो सब चीजें चुनाव में तो हर दाव खेले जाते हैं। अब अशोक गहलोत कौन सा दाव खेलते हैं? ये तय बात है कि अशोक गहलोत बड़ा अच्छा दाव भी खेलेंगे और वो कांग्रेस को मतलब जीतने वाली स्थिति में भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें नतीजे पे निर्भर करती है। अभी अपनी चर्चा अमेठी को छोड़ के शायद विषयांतर हुई थी, जालोर सिरोही तक चली गई थी, उस पर अपन कभी अलग से चर्चा कर लेंगे राजस्थान की 25 सीटों। जी 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 जी, लेकिन अशोक गहलोत की चर्चा होगी तो राजस्थान की 25 सीट अछूती रह नहीं सकती, इसलिए उनकी चर्चा होना भी लाजमी है। लेकिन मुद्दा ये है कि अमेठी जिस पर पूरे देश की नजर, अमेठी जहां स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही, अमेठी जहां से पिछला चुनाव राहुल गांधी हार गए, अमेठी जहां से गांधी परिवार जो है वो लोग वहां के अपने आप को गांधी परिवार से जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार गांधी परिवार को हराया है। इसलिए इस बार वहां पर चर्चा का विषय कैंडिडेट के साथ साथ ऑब्जर्वर की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नाम अशोक गहलोत का है। वो नाम कोई और होता तो शायद हम राजस्थान में कम से कम इतनी चर्चा उसकी नहीं करते। अनिल कुमार, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि कुल मिलाकर ये बताएं आप लोग कि अमेठी में कांग्रेस कितने वोट से हार रही है। ये उनका कहना है, ये उनका सोचना है। तो मानस श्रीवास्तव जी, ये जो सोच है कुछ लोगों को लगता है कि वन साइडेड स्मृति ईरानी की जीत है, कुछ लोगों का, आपका क्योंकि आप वहां करीब से वहां की राजनीति को देख रहे हैं, अमेठी में आप मौजूद हैं इस वक्त, तो वहां पर किशोरी जी की आप काफी मजबूत स्थिति पाते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के आ जाने से वहां पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लोगों में किस तरह का रिएक्शन आपने कुछ सुना? क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए आपको लोगों से उतनी बात करने का आज का ये फैसला है, कुछ देर पहले का 1-2-3 घंटे हुए इस फैसले को, 4 घंटे महज, लेकिन उसका असर, क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं, क्योंकि अमेठी, ये जो बात इस वक्त राजीव जैन जी कह रहे थे कि और बहुत सारी बातें इस तरह की आती हैं कि स्मृति ईरानी ने काफी वहां पर काम भी कराया है। क्या वाकई में काम अमेठी में दिखता है स्मृति ईरानी का कराया हुआ? जी बिल्कुल, काम तो नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काम जो गांधी परिवार ने किया वो भी नजर आता है। और साथ में एक बहुत बड़ा एक सवाल ये भी है कि जो सीट अमेठी लूज कर गई थी गांधी फैमिली, उसको वापस कैसे हासिल किया जाए। इसलिए आपको बता दूं, चूंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर आ चुकी, करीब तकरीबन उनको 1-1.25 घंटा हो गया है, रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पे भुए में गेस्ट हाउस है, वहां पर ठहरी हुई है और वहां पर प्लानिंग हो रही है कि अमेठी और रायबरेली में कल से प्रचार के अभियान को कैसे शुरू किया जाए। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो साफ बताती है कि भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है, कांग्रेस के लोगों की, आम लोगों की भी वहां पर काफी भारी भीड़ है। अब अशोक गहलोत की जो भूमिका है इस चुनाव में, देखिए उसको समझना होगा कि पार्टी अमेठी और रायबरेली के किले को लेकर के खासतौर से इतनी संजीदा है कि बाकी चुनाव एक तरफ और इन 2 सीटों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। 40 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया है। इन 40 लोगों में बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, जिसमें संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, पार्टी के पुराने समर्थक हैं,
जो किसी जमाने में पार्टी का झंडा लेकर के गांव गली में घुमा करते थे। वो भले ही किसी पद पे ना हो, लेकिन उनका समर्थन हमेशा रहा है, वो प्रभावशाली लोग हैं। ऐसे 40 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया है। और आपको मैं एक चीज और अपडेट करता चलूं जो दर्शक हैं, कि बहुत लंबा वक्त गुजर गया जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी। यहाँ पर उस वक्त अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी, एक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था। और आपको बता दें कि वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो पूरा कार्यक्रम चलता था। वो समूह इतने प्रभावशाली थे कि समूह के लोगों से, समूह की महिलाओं से बात करने के बाद ही प्रियंका गांधी एक तरीके से अपने प्रचार को समाप्त कर दिया करती थी। बाकी एक दिन में 20 जनसभाएं, 25 जनसभाएं, गांव-गांव उनका कनेक्ट था। क्योंकि एक पुराना पारिवारिक रिश्ता भी रहा है गुजरे जमाने से, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी रहे हों। तो बहुत सारे घरों में उस तरीके की उनकी एंट्री होती थी, जहां पर किसी झोपड़ी में चली गई तो वहां की महिलाएं बहुत आसानी से, बड़ी सहजता से उनको गले लगा लेती थी, बैठा लेती थी, साथ में चाय पिलाती थी। वो तस्वीरें हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, चैनल्स के लिए। हम लोग मीडिया के तमाम लोग, चाहे दिल्ली की मीडिया हो, लखनऊ की मीडिया हो, पिछले 20 सालों से कवर कर रहे हैं हम लोग। 2004 से तो लगातार अमेठी और रायबरेली सबसे हॉट सीट रहती है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस नहीं आए थे, तो पूरी मीडिया का फोकस अमेठी और रायबरेली में रहता था। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखते थे हम लोग। इसमें अशोक गहलोत हो या दूसरे तमाम जो नेता हो, इन सबको इसलिए शामिल किया गया कि ये संगठन के और चुनाव प्रबंधन के ये महारथी लोग हैं। तो कहीं छोटी सी भी कमी ना रह जाए, क्योंकि पिछली बार की गलतियों से पार्टी ने काफी कुछ सीखा। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला जो लोकसभा चुनाव राहुल गांधी हारे, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि गांधी फैमिली को ये लगता था कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं हारेगी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के अंतिम 3 दिन समय दिया था, सिर्फ 3 दिन का समय दिया था अमेठी। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं, पार्टी के वर्कर्स भी इत्मीनान में थे, उनको भी बहुत मोटिवेट नहीं किया गया। उनको भी लगा कि लड़ाई बहुत आसान है, जीत ली जाएगी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि भीतर खाने क्या चल रहा है। उस दौरान लोग भी, कांग्रेस के जो वर्कर्स, जो कमिटेड वर्कर्स थे, वो भी थोड़ा सा ढीले पड़ गए थे, या वो भी अपने घरों में बैठ गए थे। लेकिन इन सब के बीच स्मृति ईरानी, जो चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल तक मेहनत करती रही, इस बीच इस गैप को, जो एक गैप हो गया था गांधी फैमिली और अमेठी की जनता के बीच, उसमें कहीं स्पेस बनाया स्मृति ईरानी ने। इसमें कोई शक नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने। अब लेकिन सवाल फिर भी वही है कि एक कनेक्ट, जैसा मैंने बताया कि रायबरेली की जनता जैसे सोचती कि अगर गांधी फैमिली नहीं रही वहां पे तो उनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी आज रायबरेली को मिला, चाहे वो रेल कोच फैक्ट्री मिली हो, चाहे वो एम्स मिला हो, यूपी में 2 ही एम्स है, गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में, चाहे ITI मिला हो, ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कांग्रेस अपनी सरकारों में लेकर के यहाँ पर आई। उस वजह से रोजगार भी बढ़ा, शहर का विकास भी हुआ, जिले का, और तमाम दूसरी सुविधाएं मिलती रही। एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के अपने कुछ लाभ होते हैं। ठीक वैसे ही अमेठी के लोगों को लगता है कि जो एक अमेठी के लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं या दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, या अमेठी से अगर कोई व्यक्ति आता तो लोग जान जाते थे, अच्छा वो राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र, अच्छा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। तो एक पहचान होती है। जब आप किसी भी, जैसे आप लखनऊ में अगर आप रहते हैं और किसी जमाने में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे अटल जी, जैसे आज बनारस की जो स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव जीतते हैं, बनारस की अपने आप में विश्व प्रसिद्ध नगरी है, लेकिन एक अलग से आपको वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के आपको अपने कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो भी एक लोगों के मन में है। और ऐसे में किशोरीलाल शर्मा मेहनत कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से, देखिए जनता जो है आजकल, वोटर्स भी बड़ा साइलेंटली वोट करता है, आमतौर पर अपनी भावनाओं को वो बहुत जाहिर नहीं करता है। तो हो सकता है कि किशोरीलाल शर्मा कुछ अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला बेहद टफ है। और उतना टफ ना होता तो प्रियंका गांधी पूरे देश का कैंपेन छोड़ करके फोकस्ड कर रही है पूरी तरीके से अमेठी और रायबरेली में। फिलहाल 3 दिन का तो उनका कार्यक्रम तय है, लेकिन अगर वो 18 तक भी लगातार वो कैंपेन अगर जारी रहे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आश्चर्य तो वहां पे करेगा। जी, तो इससे समझा जा सकता है कि पिछले बार चुनाव में जो कमियां रही उसे कांग्रेस कैसे करेक्शन कर रही है, उनको कैसे ठीक कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी ने जो कुछ काम किया और जिस तरह उन्होंने वहां अपना घर बनाकर संदेश जो देने की कोशिश की है, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है।
शैलेश कौशिक जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हेमंत पुरोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी हेमंत जी। कौशिक जी से मेरा एक सवाल है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद जो नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं जो बढ़ी है, हत्याओं की जो घटनाएं बढ़ी है, आप सुशासन देने की राजस्थान में जो बात कर रहे थे, पर कुशासन इतना सर सट के बोल रहा है, क्या अमेठी में भी ये बात आप रखेंगे या वहां पर भी मोदी जी वाला मामला मोदी जी करके ही आप लोग डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की ही बातें करेंगे? आज अगर राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आज मैं सिरोही जिले से आता हूँ, हम यहाँ से रात को 2 बजे भी हमारी महिलाएं जाती थी तो कोई डर नहीं था, पर पिछले 3 महीनों में शादी ब्याह में मैंने देखा है कि मेरा परिवार भी अगर शादी ब्याह में जा रहा है तो वो अपने गहने घर छोड़ के जा रहा है, और एक व्यक्ति को घर रख के जाना है कि इतनी चोरियों की वारदात बढ़ गई, बलात्कार की वारदात बढ़ गई। तो इसी बारे में भी आप मोदी जी का ही फंडा यूज करेंगे या राजस्थान में कुछ सुधार करेंगे या अमेठी में जाके ये बात करेंगे, ये बात रखेंगे? आपकी राजस्थान के ये हाल है। शैलेश जी, ये बात इस संदर्भ में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है जो हेमंत जी पूछ रहे हैं, हालांकि विषय से हटके है, लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव में है, वहां पर भी आप जनता को गारंटी भी देंगे, वादा भी करेंगे, लेकिन जहां चुनाव हो चुके हैं वहां पर हालात जो हैं वो जरूर चर्चा का विषय होंगे जहां चुनाव हो रहे हैं। तो हेमंत जी की जो चिंता है, जो कंसर्न है, जो इस वक्त राजस्थान की जनता झेल रही है, राजस्थान में जिस तरह के मामले आ रहे हैं, आपकी सरकार उन पर ध्यान देने की बजाय पूरी तरह जो चुनावों में व्यस्त है मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट, आपको लगता है शैलेश जी कि इस वक्त अब ध्यान जो प्रबंधन, जिस पूरे प्रबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रबंधन यहाँ पर भी ध्यान देने का लगना चाहिए, पूरा प्रबंधन उस तरफ लगना चाहिए? और स्मृति ईरानी जी, क्योंकि वो पूरा चेहरा है महिलाओं का और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके पास महिला बाल विकास मंत्रालय भी है, तो वहां पर जब आप देखते हैं कि अमेठी में और उत्तर प्रदेश तो कानून व्यवस्था के लिए, हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूपी सरकार में कम से कम योगी सरकार में एक मैसेज देने में जरूर कामयाब हुई है बीजेपी की सुरक्षा का मुद्दा जो है, और वहां पर जिस तरह की स्थिति थी उसमें सुधार हुए हैं, इसमें भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हेमंत जी का सवाल है राजस्थान के संदर्भ में है कि भाई उस तरफ भी आप ध्यान दीजिए। देखिए, राजस्थान में अगर चाहे कैबिनेट हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, अगर वो प्रचार में लगी हो, ये पार्टी का संगठन का काम है, लेकिन इस दौरान प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रबंधन में कमी नहीं छोड़ी गई। घटनाओं का, आपराधिक घटनाओं का जो दौर था वो अशोक गहलोत की सरकार में इतना ज्यादा था। अब की सरकार में आप देखिए, अगर कोई घटना हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किस तरीके से होती है, इसका परिणाम आप देखिए। और जहां तक आप देखिए कि आज हमने जो वायदे किए थे, चाहे विषय से हटके बात करूंगा, आपने कन्हैया लाल हत्यारों को सरकार बनते ही फांसी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? देखिए पुरोहित जी, सरकार बनते ही फांसी देने की न्यायिक प्रक्रिया और एक कार्रवाई जो चलती है, वो एक कानून का प्रोसेस है, वो चलता है। उसमें मतलब आपने जनता को गुमराह बनाया ना, आप तो कहते थे। आप सुनिए 100 दिन के अंतर्गत में कितने काम हुए? 100 दिन के अंतर्गत अगर सरकार से आपके 100 दिन के अंतर्गत पूरा पोटेंशियल लेते हैं क्या? सरकार को थोड़ा, अब लोकसभा चुनाव के बाद आप समय देखिए, काम देखिए, लोकसभा चुनाव के आप 100 दिन के अंतर्गत सरकार बनने के बाद जिस तरीके से काम हुए, ऐसे ऐतिहासिक काम राजस्थान के इतिहास में आज तक ये जनता कहती है। जहां तक स्मृति ईरानी जी वाले चुनाव की बात है, जिस तरीके से 2014 के चुनाव में उन्होंने हारकर जनता से एक जीवन सतत संपर्क बनाए रखा और जनता के बीच में रही, और राहुल गांधी 3 बार जीतने के बावजूद भी जनता से दूर रहे, उसी का परिणाम था कि 2019 में जनता ने बताया, जनता ने राहुल गांधी से हिसाब मांगा, और अब 2024 में स्मृति ईरानी ने अपना हिसाब दिया है चुनाव का। इसीलिए स्मृति ईरानी अपने काम से नहीं, मोदी जी के फंडे से और अमित शाह जी के जुमले से जीती है। अमित शाह जी ने कहा था कि ये चुनावी जुमला है 15 लाख का,
जब आपने यूपी के अंदर एक सांसद के सामने जब एक महिला ये कहती है कि मैंने घर बनाने के लिए मुझे 35,000 रुपए देने पड़े, उस सांसद के और उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? स्मृति ईरानी काम से अब आप सुनिए, मैं डिबेट में मेरे एक निर्णय तरीका होता है, मैं चुप रहता हूँ, सुनता हूँ, अपने नंबर पर बोलता हूँ, लेकिन इस तरीके से बीच में जो बोल रहे हैं, अब आपकी इच्छा हो इतना बोलिएगा, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप एक बात बताइए, स्मृति ईरानी काम से नहीं जीती, 2014 में हारने के बाद लगातार वो क्षेत्र में रही और उसके बावजूद राहुल गांधी 3 बार जीतने के बाद क्षेत्र में जनता ने किस तरीके से गांधी परिवार की सीट पर गांधी परिवार को पटकनी थी। और खुद अभी मानव श्रीवास्तव जी जो आपके ब्यूरो चीफ है चैनल के, उन्होंने क्या बताया था कि लगातार काम किया है उन्होंने, क्षेत्र में काम बोल रहा है, जिस तरीके से काम बोल रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हाईवे हो, लगातार बोल रहे हैं। यही कारण है, आपके कहने से नहीं होगा। जनता को देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार समझ चुका था कि इस सीट पर हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर जो पहले सवाल एक प्रश्न लग चुका है, वही प्रश्न दोबारा लगने वाला है, इसीलिए वो छोड़कर भागे। वरना अगर 5 साल हारने के बाद भी क्षेत्र में संसद संपर्क में रहते तो उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत आती। भागने का कारण नहीं है, उस पालिका को जनता के बीच में नहीं रहता, उसको जनता जवाब देती है। अब चुनाव का परिदृश्य वो नहीं है, कि आप सीधे आइए और चुनाव में उतर जाइए, गांधी परिवार की सीट है। मोदी जी के देश ने, मोदी जी की राजनीति ने ये बदल दिया है। आप काम करोगे तो जनता वोट देगी, आप काम करोगे जनता वोट नहीं देगी, और ये स्मृति ईरानी ने दिखा दिया चुनाव में, और फिर दोबारा दिखाएगी। आप के शर्मा को लाइए, आप अभी तो आप स्थिति देखिए कि रायबरेली की स्थिति क्या होने वाली है। रायबरेली में भी गांधी परिवार को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है एक सुरक्षित सीट की तलाश में। इसलिए ये कहना कि स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया, इस बात पर आप मत रहिए, काम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हर लोकसभा के अंदर मोदी जी को 2-2 सभाएं करनी पड़ रही है। 4 जून को परिणाम देखिए, एक बात समझिए, हम लोग चुनाव को जो लड़ते हैं ना, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। अगर मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो क्या बात है, मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति तो नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं। आप अगर पार्टी का कोई नेता प्रचार कर रहे हैं तो आप दूसरा निमित्त लेते हैं। 2 मिनट आप मुझे भी दीजिए ताकि मैं शैलेश जी बात कर जाऊं। यशवर्धन सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शैलेश जी, आपकी वित्त मंत्रालय सीतारमण जी ने टिकट नोटिस क्यों दे दिया, इसका भी तो जवाब दीजिए। हेमंत जी प्लीज एक बार रुकिए, बीच में मत बोलिए। यशवर्धन सिंह जी, सवाल ये है कि गांधी परिवार चुनाव लड़ता है तो परिवारवाद का आरोप लगता है, और गांधी परिवार चुनाव से हटता है तो भागने का दंश झेलना पड़ता है। अब यशवर्धन सिंह, आपकी पार्टी इस बात को कि गांधी परिवार वहां से भाग गया है, इसकी बजाय, जो कि आरोप बीजेपी लगा रही है, इसकी बजाय आप ये साबित करने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि परिवारवाद के आरोप से मुक्त होने के लिए हमने किशोरी जी को चुनाव में उतारा है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। आप मानते हैं यशवर्धन जी कि आप इस नैरेटिव को जो बीजेपी ने बनाया है, या जो इस वक्त माहौल है, इसे बदलने में सफल नहीं हो पा रहे? देखिए मीना जी, हर चुनाव अलग स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से बुरी तरह हारे तो उसके बाद में उन्होंने जिद नहीं पकड़ी कि मैं दोबारा ग्वालियर से ही माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अगले चुनाव में अलग परिस्थितियां हो गई थी। अगर बेल्लारी से सोनिया गांधी जी के सामने सुषमा स्वराज जी बुरी तरह हारी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा जहां से भी सोनिया जी लड़ेंगी वहां से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि उस अगले चुनाव में स्थितियां बदल गई थी। इसलिए हर चुनाव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रणनीति से लड़ा जाता है। और ये जो बातें कर रहे हैं भागने की, तो मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां पे इनके कैंडिडेट्स ने भी जगह बदली है। तो ये नैरेटिव जो ये बनाना चाह रहे हैं उसको जनता मान नहीं रही है। और ये जो 2014 और 19 के चुनाव की बातें कर रहे हैं वो अलग इशू था उस वक्त। 2014 में इन्होंने छद्म रूप से अन्ना हजारे, विनोद राय, इन सबको मैनेज करके एक चुनाव का नैरेटिव गढ़ा। 2019 में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बेशर्मी से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, एक इमोटिव इशू बनाया गया, परफॉर्मेंस के नाम पे वोट नहीं मांगे गए। लेकिन 2024 आते आते इनके सारे के सारे जो पुरानी जो तरीके थे वो फेल हो चुके हैं। जनता इनको नकार चुकी है। राजस्थान में कह रहे थे हर सीट 5 लाख से जीतेंगे, ये बाड़मेर सीट पे जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। और ये भारत में बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां हो गई हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो बार बार कह रहे हैं कि गहलोत साहब अपने जालोर सिरोही से बाहर नहीं निकले, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। 22 लोकसभा क्षेत्रों में या तो वो फॉर्म भरवाने गए या फिर वहां पे सभा की है उन्होंने।
इसलिए हमारे जो नेता हैं, वो 2 पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में, वसुंधरा जी की आप बता दीजिए, उनको कहाँ पार्टी ने बाहर निकलने दिया, झालावाड़ से बाहर, उनका कहाँ उपयोग किया, उनको कहीं जाने में दिया गया। लेकिन हमारे जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 22 जगह गए, अभी अमेठी गए, और भी पूरे भारत में जहां जहां उनका उपयोग होगा वहां पे हमारी पार्टी उपयोग करेगी। और ये जो चुनाव होगा इस बार आप देख लीजिएगा, ये जो बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन सिंह जी, शैलेश कौशिक जी, हेमंत पुरोहित जी, राजीव जैन जी, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है देश में जो कुछ हो रहा है उसे उसी रूप में आपके सामने रखें, जिससे कि आप समझ सकें कि दरअसल आप तक पहुंचाने की जो कोशिश पहुंचाने वालों की है वो और हकीकत में फर्क क्या है। इस वक्त ऑब्जर्वर के रूप में अशोक गहलोत अमेठी की कमान संभाल रहे हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में स्मृति ईरानी के लिए राहें उतनी ही आसान नहीं है जितनी की नजर आ रही है, जितनी की बताई जा रही है। गांधी परिवार अपनी विरासत को सहेजने और संभालने में जुटी है। खुद प्रियंका गांधी और 40 लोगों की पर जिस तरह अमेठी का चुनाव लड़ा रहा है, काफी दिलचस्प मुकाबला है। तो लोकसभा की इस जंग में दिलचस्प नहीं हो तो लोकसभा के चुनाव का मतलब भी नहीं है, मायने भी नहीं है। इसलिए लोकसभा का ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और दिलचस्प रूप लेता जा रहा है। इसलिए आप भी लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लीजिए, बड़ी संख्या में वोट दीजिए और यह कि आपको अपनी सत्ता, अपनी सरकार कैसी चाहिए। नमस्कार।